नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे डुप्ले का भारत में आगमन और प्रथम कर्नाटक युद्ध। जैसा कि कल हमने आप लोगों को ये बताया था कि जब फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के साथ ही इस कंपनी की शक्ति में तेज़ी के साथ वृद्धि होती है, अर्थात जो फ्रांसीसी लोग हैं उनकी शक्ति तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है। और यहाँ तक कि 1721 में ये लोग मॉरिशस पर कब्जा कर लेते हैं, और 1725 में ये लोग मालाबार तट पर कब्जा कर लेते हैं और 1739 में ये लोग कराईकल पर भी कब्जा करते हैं। और ये जो कराईकल है ये पांडिचेरी राज्य का हिस्सा है। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ये चीज़ बताई थी, और जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप लोग कल की क्लास ज़रूर देख लें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, 17वीं शताब्दी के अंत तक अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे डच और पुर्तगाली, इन लोगों का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। और 18वीं शताब्दी के शुरुआत और 18वीं शताब्दी में डचों के एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर ये फ्रांसीसी सामने आते हैं। और जब अंग्रेजों के नए प्रतिद्वंदी के रूप में 18वीं शताब्दी में कौन आते हैं? अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ठीक है। तो जब फ्रांसीसी अंग्रेजों के नए प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ जाते हैं तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या यहाँ लिख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें आपस में क्या होने लगता है? संघर्ष होने लगता है। और ये संघर्ष होने का जो मुख्य कारण था वो केवल दो कारण थे। क्या कारण थे? इस संघर्ष का जो कारण था वो क्या था? पहला तो कारण ये था कि व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना। ठीक, पहला कारण। और जो दूसरा मुख्य कारण था वो था राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनके बीच जो संघर्ष का कारण था, ये सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार की लड़ाई थी। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर देखा जाए तो मुगल सत्ता को संभालने के लिए, मुगल शासन को चलाने के लिए कोई योग्य शासक नहीं मिल पाया, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। और जिसके कारण क्या होता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो राजा राज्य करते थे उन लोगों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जो भारतीय राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। और जब भारतीय राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गए तो इनका जो लाभ उठाया, इन यूरोपीय कंपनियों ने मिलकर के इन सभी का लाभ उठाया। और जब भारत में डुप्ले का आगमन होता है तब क्या होता है? यहाँ हेडिंग डाल लीजिए। जब भारत में डुप्ले का आगमन होता है तब क्या होता है? जैसे ही ये भारत आता है उसी समय से फ्रांसीसी कंपनी
की शक्ति में और ज़्यादा तेज़ी के साथ वृद्धि होने लगती है। और ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ और चतुर किस्म का व्यक्ति था डुप्ले, और इसने भारत में आकर के अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध बोला जाता है, उनमें इसने डुप्ले ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि जब इसका आगमन होता है तो फ्रांसीसी कंपनी की शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रमुख युद्ध या 3 प्रमुख कर्नाटक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। हालांकि जब इधर साफ कर दूं, ये जो डुप्ले था, ये अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में 1731 में इसे चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया था। और चंद्रनगर कहाँ है, इसकी क्या कहानी है, हमने पिछली क्लास में आपको बता रखी है। पिछली क्लास आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे तो ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डुप्ले को सबसे पहले 1731 में चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया था? चंद्रनगर का गवर्नर। और इसके बाद ये यहाँ पर लगभग 10 वर्ष तक रहता है और 1741 में इसे पांडिचेरी का इसे गवर्नर बना दिया जाता है। और जैसे ही ये पांडिचेरी का गवर्नर बनता है, वैसे ही पांडिचेरी के अंदर जो फ्रांसीसी लोग थे उनकी ताकत और बढ़ने लगती है, कंपनी का भी जो है विस्तार होने लगता है और ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाने लगता है। और जैसे ही ये पांडिचेरी का गवर्नर बनता है, वैसे ही भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है। और ये पांडिचेरी का गवर्नर 1754 तक रहता है और 54 के बाद डुप्ले अपने देश वापस चला जाता है। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने प्रमुख तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध, इसमें इन सभी में अगर देखा जाए तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। और ये 3 युद्ध जो हुए, ये एक तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक ये चला था। और इसी तरीके से द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और ये सब युद्ध क्यों हो रहे थे? हमने आपको बताया कि सीधा सीधा एक कारण था व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करना और साथ ही साथ अपने साम्राज्य को विस्तार देना, और इसीलिए ये युद्ध हो रहे थे। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक चला था। और तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ 1756 से 1763 तक। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। और इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, हेडिंग डालेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक हुआ? 1746 से 1748 तक। इसका अगर प्रत्यक्ष रूप से कारण देखा जाए तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का ये युद्ध था।
ये लड़ाई कर्नाटक के उत्तराधिकार की थी प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये किसकी लड़ाई थी? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां आपस में लड़ रही थीं। और ये आपस में क्यों लड़ रही थी अप्रत्यक्ष रूप से? क्योंकि ये एक दूसरे को हराकर और स्वयं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती थीं। और इसीलिए इन युद्धों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा। और उधर यूरोप में क्या सीन है? यूरोप में इस समय क्या चल रहा है? 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। यूरोप में क्या चल रहा है? 1740 की बात है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष यूरोप के अंदर शुरू हो जाता है। और इस संघर्ष के कारण भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है। और भारत में ये तनाव की स्थिति आखिर क्यों बन जाती है, इसे साफ कर दूं। जो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि भारत के अंदर भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ये इनके बीच आखिर तनाव क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि यूरोप के अंदर जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हो रहा है। और इसीलिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में भारत के अंदर भी तनाव उत्पन्न हो गया। और जब ये तनाव उत्पन्न हो जाता है तो कहीं न कहीं भारत के अंदर भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इधर क्या होता है कि यहाँ पर ये मद्रास पड़ता है। मद्रास में अंग्रेज़ों का कब्जा है, अंग्रेज़ों की बस्ती है, यहाँ पर अंग्रेज़ लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो मोर्स। कौन है गवर्नर? मोर्स, ठीक है। मद्रास का गवर्नर इस समय कौन है? मोर्स है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पांडिचेरी। और यहाँ पर जो कब्जा है वो फ्रांसीसियों का है, फ्रांसीसियों का कब्जा है, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नर है वो डुप्ले है। कौन है? डुप्ले। ये दोनों ही स्थान अगर देखा जाए उस समय ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये दोनों स्थान कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे। तो होता क्या है, उधर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण डुप्ले ये सोच रहा था कि कहीं अंग्रेज पांडिचेरी पर हमला न कर दें। लेकिन डुप्ले तो बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या किया, इस समय देखो कर्नाटक का जो राजा था, जो नवाब था, वो अनवरुद्दीन था। कौन था? अनवरुद्दीन। तो डुप्ले ने क्या काम किया कि अनवरुद्दीन से, जो कर्नाटक के नवाब थे, उनसे ये कहा कि देखो हम अपने राज्य के अंदर अभी युद्ध नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं। और यही जो संदेश है यही मोर्स के पास डुप्ले ने भिजवा दिया कि हम किसी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं चाहते अपने राज्य के अंदर, और अपने राज्य के अंदर हम शांति चाहते हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये साफ कर दूं। डुप्ले बहुत ही चतुर और राजनीतिज्ञ था।
इसने क्या काम किया, जब अंग्रेजों को इसने शांत कर दिया, अंग्रेजों को शांत कर दिया, क्या कहकर कि हम अपने राज्य में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो इससे कहीं न कहीं अंग्रेज भी शांत हो जाते हैं और अनवरुद्दीन के द्वारा भी अंग्रेजों को समझा दिया जाता है कि देखो डुप्ले नहीं लड़ना चाहता है तो आप लोग क्यों लड़ोगे। तो लेकिन कुछ समय के बाद ये जो डुप्ले है ये क्या करता है, मॉरिशस के राजा से मिलता है। और उस समय मॉरिशस के राजा कौन है, लावोर्दोन, ये मॉरिशस के राजा हैं। और इनसे बात होती है पत्राचार के माध्यम से, और इनके साथ मिलकर डुप्ले ने इनके साथ मिलकर मद्रास पर 1746 में कब्जा कर लिया। अब समझिए कितना बड़ा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ ये व्यक्ति है कि इधर अंग्रेजों को शांत कर देता है और मॉरिशस के राजा लावोर्दोन से मिलकर मद्रास पर 1746 में ये कब्जा कर लेता है, जहाँ पर यहाँ अंग्रेज लोग रहते हैं, अंग्रेजों की बस्ती है, अंग्रेजों की फैक्ट्री है, अंग्रेजों का यहाँ पर ये प्रमुख बंदरगाह है। और यहाँ पर जाकर के डुप्ले कब्जा कर लेता है। और इस समय अंग्रेजों का जो ध्यान था वो अधिकतर ध्यान ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही थी उस तरफ था, इधर ध्यान कम था। और इसलिए जाकर के डुप्ले ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और कुछ समय के बाद, इसे हम साफ किए दे रहे हैं, होता क्या है कि जब मद्रास पर कब्जा हो गया, मद्रास पर जब डुप्ले का कब्जा हो गया, तो इसी बीच में क्या होता है, डुप्ले और जो लावोर्दोन हैं इनके बीच में क्या होता है कि कोई मनमुटाव हो जाता है। किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है। तो ये लावोर्दोन क्या करते हैं, डुप्ले से नाराज़ हो जाते हैं। और जब नाराज़ हो जाते हैं तो इन्होंने सोच लिया कि अब डुप्ले को मद्रास पर कब्जा नहीं करने देंगे और अब डुप्ले को मद्रास से भगाना है। तो इसने क्या काम किया कि अंग्रेज़ों से बात की और अंग्रेज़ों से 4 लाख पाउंड की धनराशि लेकर के, रिश्वत लेकर के, और अंग्रेज़ों का पुनः मद्रास पर कब्जा करवा देता है और डुप्ले वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है कि लावोर्दोन जब मॉरिशस चले जाते हैं तो डुप्ले पुनः फिर से मद्रास पर जाकर के फिर से कब्जा कर लेता है। और इस संघर्ष में अगर देखा जाए तो जो कर्नाटक के राजा थे, कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, इनका देखा जाए तो इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से ये फ्रांसीसियों का ये लोग साथ दे रहे थे। अनवरुद्दीन किसका साथ दे रहे थे, फ्रांसीसियों का साथ दे रहे थे, लेकिन खुलेआम नहीं दे रहे थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसियों की तरफ थे। और ये उनकी तरफ आखिर क्यों थे, क्योंकि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से ये कहा था, अनवरुद्दीन को ये भरोसा दिया था कि जब हम मद्रास को जीत लेंगे, जब हम मद्रास को अपने कब्जे में कर लेंगे तो हम ये आपको दे देंगे, हम इसका क्या करेंगे, जीतने के बाद हम मद्रास आपको दे देंगे, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। तो इन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसियों की मदद की। और जब डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया तो फिर मद्रास को देने से डुप्ले ने इनकार कर दिया, कहा कि अब हम मद्रास आपको बिल्कुल नहीं देंगे। तो जब ये बात सामने आती है, अनवरुद्दीन इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब डुप्ले मद्रास देने से मना कर देता है, तो अनवरुद्दीन चिंतित होता है और युद्ध के लिए अपने पुत्र महफूज खां
महफूज खां, इसके पुत्र का नाम है महफूज खां। महफूज खां से ये कहता है कि तुम एक भारी सेना के साथ, एक बड़ी सेना के साथ जाओ और फ्रांसीसियों पर हमला करो। तो महफूज खां ये अपनी सेना लेकर के जाते हैं, अपनी सेना लेकर जाते हैं और अड्यार नदी के किनारे, अड्यार नदी के किनारे पहुंचकर फ्रांसीसियों पर आक्रमण करते हैं, फ्रांसीसियों पर आक्रमण करते हैं। और इसीलिए ये चूंकि अड्यार नदी के किनारे ये संघर्ष हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, ये युद्ध हुआ था, और इसीलिए इस युद्ध को नाम दिया गया है अड्यार का युद्ध, अड्यार का युद्ध। और ये हुआ था 24 अक्टूबर 1746 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1746 में। लेकिन इस युद्ध में जो नवाब की सेना है ये पराजित हो जाती है, और जब नवाब की सेना पराजित हो जाती है तो इधर चूँकि मद्रास फ्रांसीसी जीत चुके थे और इधर नवाब की सेना से भी फ्रांसीसी जीत गए थे, नवाब की सेना को हरा दिया था। इधर जब मद्रास पर कब्जा कर लेने के बाद और नवाब की सेना को पराजित कर देने के बाद डुप्ले की अर्थात फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा और अधिक बढ़ जाती है। और इसके बाद इन लोगों के मन में अब ये विचार आ गया कि हम लोग अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं और भारत में जो स्थानीय राजा हैं उनकी भी सेना हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो डुप्ले के मन में एक विचार आता है, क्या कि जो पांडिचेरी पड़ता है, पांडिचेरी, इसके दक्षिण में एक स्थान पड़ता है सेंट जॉर्ज डेविड। ये अंग्रेज़ों की बस्ती थी। सेंट जॉर्ज डेविड किसकी बस्ती थी? अंग्रेज़ों की। ये अंग्रेज़ों की बस्ती थी और यहाँ पर डुप्ले कब्जा करने का विचार करता है। और कब्जा करने के क्रम में डुप्ले ने क्या काम किया कि इस बस्ती का घेरा डाला। इस बस्ती का क्या डाला? घेरा डाला, इसका घेराव किया। और इस बस्ती का घेरा ये लगभग 1.5 साल तक, 1.5 वर्षों तक ये डाले रहा। कौन? डुप्ले। लेकिन इस बस्ती पर अधिकार करने में ये सफल नहीं हुआ। कब्जा करने में ये डुप्ले असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। और इसी बीच में क्या होता है कि इंग्लैंड से भारतीय अंग्रेज़ों की, जो भारत में अंग्रेज़ हैं, जो भारत में अंग्रेज़ी सेना है, उसकी मदद करने के लिए इंग्लैंड से सेना भेजी जाती है। सेना भेजी जाती है किसके नेतृत्व में? और इस सेना का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? कमांडर बर्नेट। इसके नेतृत्व में इंग्लैंड से भारत के अंदर सेना भेजी जाती है। जब ये सेना भारत में आ जाती है तो भारत में पहले से मौजूद अंग्रेज़ी सेना का मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने लगते हैं और एक विचार मन में लाते हैं, क्या कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर रखा है तो क्यों ना हम लोग भी पांडिचेरी पर कब्जा कर लें। तो ये लोग क्या करते हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने के लिए आते हैं और इसका घेरा डालते हैं। लेकिन ये लोग पांडिचेरी पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। इधर क्या होता है कि यूरोप में 1748 में एक संधि हो जाती है। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो संघर्ष, जो युद्ध चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए 1748 में एक संधि होती है जिसका नाम है एक्स ला सापेल की संधि। तो ये संधि 1748 में होती है। इसके तहत क्या होता है कि यूरोप में जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और जब यूरोप के अंदर शांति हो जाती है तो भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर देते हैं। अर्थात एक्स ला सापेल की संधि के माध्यम से जो मद्रास फ्रांसीसियों ने जीत लिया था वो पुनः अंग्रेज़ों को मिल जाता है, अंग्रेज़ों को
प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रभाव। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रभाव, क्या प्रभाव रहा? तो अगर देखा जाए तो भारत की राजनीति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही इस युद्ध का लाभ अंग्रेजों को मिला और ना ही इसका लाभ फ्रांसीसियों को मिला। लेकिन भारतीय राजाओं की कमजोरी को इस युद्ध के माध्यम से जरूर उजागर कर दिया गया था। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी ये समझ चुके थे कि जो भारतीय राजाओं की जो सेना है वो कमज़ोर है, अर्थात यहाँ पर उसी का शासन होगा जिसकी सेना मजबूत होगी। और भारतीय राजाओं की कमजोरी को देखकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मन में साम्राज्य विस्तार की जो इच्छा थी वो और भी तीव्र हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।